पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर साउंड शुरू कर दिया था और साउंड क्या होता है हम लोग जान चुके थे। और एक टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एनसीईआरटी का, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना। तो कहने का मतलब बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले वाले क्लास में हमारा जो चैप्टर है बहुत ही खूबसूरत सा, जिसका नाम है साउंड, इसका स्टार्ट हम लोग कर चुके थे। और साउंड होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जाने थे, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखे हुए थे, और एक टॉपिक हमारा छोटा सा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये भी हम लोग जान चुके थे। ठीक है, आज हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। टॉपिक का नाम होगा आपका प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले यहाँ एक बात बता दीजिए आगे बढ़ने से पहले कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है। बेसिकली कल के क्लास में डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बेसिकली कल का इंट्रोडक्शन क्लास था एक तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके हेडिंग पे ध्यान देंगे। लिखा हुआ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड का मतलब तो अब समझ में आता है हमको पूरी तरीके से। क्या है? साउंड एक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है सिंपल सा प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवलिंग करना, यानी कि ट्रैवलिंग। सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका मन करे तो प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग होता है इसका मतलब। ओके, तो अब यदि आपको थोड़ा सा टॉपिक समझने में मुश्किल हो रहा है तो आप प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बदले में अब आप क्या बोल सकते हैं? ट्रैवलिंग ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कल हम लोगों ने देखा था कि साउंड 3 मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग ये जान तो चुके थे कल कि साउंड हमारा एक ऐसा एनर्जी है जो कि तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये ट्रैवल करता कैसे है। केवल हम लोगों ने कल जाना था कि हाँ ट्रैवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ट्रैवल करता है तो ट्रैवल करता कैसे है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं। आप इसको ट्रैवलिंग ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं, यानी कि साउंड हमारा ट्रैवल कैसे करता है। जैसे यहां से 400 मीटर दूर यदि कोई मेरा दोस्त खड़ा है, यदि हम उसको चिल्लाएंगे राहुल, तो उसको मेरा आवाज सुनाई दे दिया, तो साउंड क्या हुआ? मेरे मुंह से लेकर उसके कानों तक ट्रैवल किया। तो वो ट्रैवल कैसे किया? क्या हमने बोला और अचानक चला गया अपने आप? क्या ये नेचर का देन है क्या? नहीं, इसके पीछे हमारा साइंस काम करता है, और साइंस में भी सबसे बड़ा बात हमारा फिजिक्स काम करता है। आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर ट्रैवल कैसे करता है हमारा साउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, शुरू करते हैं। आज का क्लास तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और आज का क्लास हमारा यहीं से शुरुआत हो रहा है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे लिखे हुए हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है। केवल आपको ये 2 डायग्राम समझ लीजिए ना। यदि आप, सिंपल सा कहने का मतलब है कि यदि आप ये 2 डायग्राम समझ गए तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास बेसिकली पॉइंट के ऊपर नहीं है, आज का क्लास बेसिकली हमारा इन दोनों डायग्राम पे है। तो हमारा ज्यादा ध्यान इन्हीं दोनों डायग्राम पे रहेगा। और यदि आप इन दोनों डायग्राम को समझ जाते हैं तो आपको हकीकत में पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग बोलते हैं तो साउंड ट्रैवल कैसे करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, हालांकि आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और ये डायग्राम दोनों लास्ट में बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, एकदम कंपलसरी इसको आप समझिए। पहला डायग्राम आपका ये है और दूसरा डायग्राम आपका ये है। चलिए खैर, बाद का बात हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले अपने क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर मीडियम होता क्या है। मीडियम हमने कल देखा था कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। लेकिन यदि डेफिनेशन के बारे में बोले तो क्या बोल सकते हैं आप? सिंपल सा बोल सकते हैं कि द मैटर और सबस्टांसेस थ्रू विच साउंड इज ट्रेवल्ड इज कॉल्ड अ मीडियम। यानी कि वो मैटर मतलब कोई भी वस्तु भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है कि जिससे हमारा साउंड ट्रैवल कर जाए। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो सकता है जिससे हमारा साउंड ट्रैवल कर जाए, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? अपना मीडियम मान लेते हैं। जैसे हम लोग अभी इस रूम में हैं तो हमारा मीडियम क्या है? जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, यानी कि मेरा बोला हुआ शब्द आपके कानों तक आ रहा है, तो ये हमारे और आपके बीच में मीडियम क्या हुआ? एयर हमारा मीडियम हो गया। उसी प्रकार से हमने कल आपको बताया था कि साउंड वाटर में भी ट्रैवल करता है। हमारे एक्वेटिक एनिमल उसका इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हम लोग तो नहीं कर पाते हैं लेकिन वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि साउंड हमारा सॉलिड में भी ट्रैवल करता है। याद कीजिए कल का एग्जांपल हमने बताया था कि पुराने लोग पहले, जब हमारे पास गूगल मैप ये सब नहीं था, तो हम लोग पता कैसे करते थे ट्रेन का?
पटरी में ऐसे कान लगा के उसके घरघराहट की आवाज को सुनते थे, उससे हम लोग अंदाजा लगा लेते थे कि ट्रेन आखिर कितना दूर या फिर कितना पास में है। तो कहने का मतलब साउंड जिस भी चीज से ट्रैवल हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, वही आपका मीडियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी आप अपने डेस्क पे बैठे, अभी आप अपने बैठे हुए हैं, आप एक तरफ अपने बेंच के एक तरफ ऐसे रखो और दूसरे तरफ खट 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 करो, आपके कान में खट खट का आवाज आएगा, तो लकड़ी भी आपका क्या बन गया, एक मीडियम बन गया, सिंपल सी बात है। और हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो हमारा मीडियम यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो गया। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिस भी चीज से होकर हमारा साउंड ट्रेवल कर जाए, उसी चीज को हम लोग कह देंगे मीडियम। और मीडियम बेसिकली हमारा 3 ही प्रकार का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मीडियम का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बिल्कुल सही बात है भाई, मीडियम हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से हमारा साउंड ट्रैवल करता है, बल्कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले ना हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। अभी तक आपने यहां तक पढ़ा ना, यहां तक आपने पढ़ा, अभी अब थोड़ा सा आपको पॉज लेना है। पॉज लेना का मतलब क्या है कि केवल आपको थोड़ा सा सुनना है, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि आपको पहले ही जान लेने चाहिए। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको बहुत ही सावधान तरीके से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज यदि आप समझ गए तो आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आ जाएगा कि साउंड एयर में खासकर ट्रैवल कैसे करता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि साउंड हमारा एयर में भी ट्रैवल करता है, सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है, लेकिन ज्यादा गहराई से हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर के अंदर एयर को लेकर कि आखिर एयर में हमारा साउंड कैसे ट्रैवल करता है। चलिए इसके पीछे का ना पूरा हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हमारा ये बिहेवियर काम करता है साउंड का। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और यदि आप ये चीज समझ गए तो फिजिक्स के बहुत ही बड़ी चीज को आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिए, एकदम माइंड को पूरी तरीके से फ्रेश कर लो कि क्या है क्या नहीं है, सब चीज भूल जाओ, और जो बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। क्या आप ये मानते हैं कि मेरा ये रूम पूरी तरीके से हवा से भरा हुआ है, यानी कि एयर से भरा हुआ है? बिल्कुल सही बात है। हम इधर घूमेंगे, इधर भी हवा है, इधर भी हवा है, आगे भी हवा है और पीछे भी हवा है। भले आपको दिखता नहीं वो अलग बात है, लेकिन एयर तो चारों तरफ प्रेजेंट है। चलिए अब एयर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, वो एक लेयर के तौर पे प्रेजेंट है। लेयर मतलब पहला एक लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे ऐसे करते 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 पूरा का पूरा ये एटमॉस्फेयर आपका एयर से भरा हुआ तो है, लेकिन एक तरीके से वो लेयर में है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से। और क्या आप बता सकते हो कि कितने लेयर होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि हम लोग तो हवा को काउंट ही नहीं कर सकते ना। और जब उसका लेयर यानी कि एक तरीके से चादर के तरह है, पहला चादर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से हमारा पूरा एयर का एक तरीके से लेयर बना हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में। पहला बात आप क्या समझ गए? पहला बात ये कि इस रूम में एयर है, तो एयर किस रूप में है? लेयर के रूप में, यानी कि परत के रूप में। परत मतलब एक तरीके से आप बोलो चादर, सिंपल सा, इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है, हमने कल आपको एक बात बताया था कि साउंड हमारा किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये वोकल कॉर्ड है, ये भी तो एक तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, तभी मेरे मुंह से आवाज निकल पा रहा है। तो ये जो मेरा वोकल कॉर्ड है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तभी मेरे मुंह से आवाज निकल पा रहा है। यानी कि मेरा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? वोकल कॉर्ड हो गया मेरा, और इससे हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और आपके कानों तक आ रहा है। लेकिन आपको समझना ये है कि आवाज तो निकल गया, सही बात है, वोकल कॉर्ड है, वाइब्रेट किया, साउंड प्रोड्यूस कर तो दिया, लेकिन आपके कानों तक गया कैसे, वही हमको इसमें समझना है। चलिए अब थोड़ा सा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं क्या है इसको, थोड़ा सा ना लॉजिकली समझिएगा, और जो हम बताएंगे ना उसको इमेजिन कीजिएगा थोड़ा सा, तो बहुत चीजें आप आराम से समझ जाएंगे। पहला बात आपने ये समझा कि एयर हमारा बिल्कुल लेयर के फॉर्म में, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरीके से है। ठीक है, चलो अब आगे आपको क्या समझना है ये ध्यान दीजिए। क्योंकि ये मेरा वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड हमारा बाहर निकल रहा है, मेरे मुंह से साउंड बाहर निकला, और मेरे मुंह के जस्ट आगे क्या है? एक एयर का लेयर है, और चूंकि लेयर है तो एयर में बहुत छोटे 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 पार्टिकल होंगे,
और एयर का पार्टिकल तो इतना छोटा होता है कि आप खुले आंखों से इसको देख भी नहीं पाते हैं। क्या आपको हवा कहीं दिख रहा है क्या? इसे कहीं नहीं दिख रहा है। तो मेरे मुंह के जस्ट आगे एक हवा का परत है, तो जैसे मेरा ये वाइब्रेट कर रहा है, साउंड बाहर निकला, और साउंड एक तरीके का क्या है? एनर्जी है। तो जैसे वो मेरा आवाज निकला आगे, वैसे ही जो एयर का लेयर आगे में था उसके पार्टिकल्स को ये क्या कर दिया? वाइब्रेट करवा दिया। हमने कल आपको बताया था टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब या तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे करना, या फिर आगे पीछे करना। इसी को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो अब इसको दोबारा समझिए। एक लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हमारा लेयर बना हुआ है। ठीक है, आगे तो हमारा जो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट किया, हमारे मुंह से आवाज निकला, तो पहले वाले लेयर को ये क्या कर दिया? मेरा आवाज डिस्टर्ब कर दिया। पहले एकदम शांत था, एकदम हवा का जो लेयर है बिल्कुल शांत था, कुछ उसमें हलचल नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे थ्रोट से, मेरे वोकल कॉर्ड से एक एनर्जी निकला साउंड के रूप में, वो वैसे ही आगे वाले को क्या कर दिया? वाइब्रेट करवा दिया। और अगला वाला जो मतलब ये जो हमारा एयर का एक लेयर है माउथ के आगे, ये वाइब्रेट करेगा कैसे? आगे पीछे, क्योंकि आवाज मेरा किधर से निकल रहा है? इधर से निकल रहा है, तो आगे पीछे करेगा। नीचे से आवाज निकलता, ऊपर नीचे करता। इधर से आवाज निकल रहा है तो आगे पीछे से करेगा। तो मेरा जो आवाज है, जो मेरा साउंड है, वो टकराया, किससे टकराया? पहले वाले लेयर से। तो ये क्या करेगा? फटाक से आगे पीछे करना चालू कर देगा। अब हम अभी तुरंत हमने बताया था कि पहला लेयर के बाद फिर दूसरा लेयर भी है। तो जब ये आगे पीछे कर रहा है तो दूसरे वाले को भी क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। तो पहला वाला डिस्टर्ब किया दूसरे वाले को, फिर यहां भी तो है, फिर ये डिस्टर्ब करेगा इसको, फिर आगे भी लेयर है, फिर इसको डिस्टर्ब करेगा। तो एक तरीके से क्या आप देख रहे हैं? हर लेयर आपस में डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि आगे पीछे शिफ्ट होता जा रहा है। और ऐसे ही कर करके आपके कानों तक मेरा आवाज पहुंचता है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहला जो आपका लेयर था वो आगे पीछे वाइब्रेट किया, जिसके वजह से दूसरा वाला लेयर जो एकदम बिल्कुल शांत था वो भी डिस्टर्ब हो गया। इसके आगे पीछे करने से वो भी डिस्टर्ब हो गया। फिर ये वाला दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये दूसरे को, फिर ऐसे करते हर लेयर आपस में क्या आ जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे, और आपका जो साउंड था वो आपके कान तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से हमारा आवाज आपके कानों तक सुनाई दे पा रहा है। तो क्या बात समझ में आया कि एयर से हमारा साउंड कैसे ट्रैवल करता है? लेकिन इसमें दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि पहला वाला जो हमारा लेयर है वो जो वाइब्रेट करेगा, दूसरे वाले को धक्का मारा, दूसरा वाला मोशन में आ गया, लेकिन ये दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे था वो पहले। फिर ये वाला मोशन में आ गया, ये अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर ये दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये वाला उसको धक्का मारेगा, फिर ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि ये जो लेयर है वो अपना जगह कभी चेंज नहीं करेगा, बस आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे वो पहले था। इस तरीके से करता है क्या है? वो दूसरे वालों को केवल डिस्टर्ब करते रहता है कि भैया मेरे पास देखो साउंड वाला ना एनर्जी आ गया है, तो हम तुमको धक्का मारते हैं, तुम अगले वाले को धक्का मारो, तुम अगले वाले को मारो। ऐसे करते आपके कानों तक आवाज पहुंच जाता है। क्या यह बात सबको समझ में आया? तो हमारा जो पूरा एयर है एक तरीके से लेयर के फॉर्म में है। तो वही बात ये पहला वाला हमारा डायग्राम कहता है। हमने अभी एग्जांपल दिया अपने गले का, ये आपका साउंड बॉक्स है। क्या साउंड बॉक्स वाइब्रेट करता है तभी तो उससे आवाज निकलता है ना, वाइब्रेशन होता है उसमें तभी आवाज निकलता है। तो ये आपको क्या समझना है? पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, और यहाँ पे आपका कान है। इमेजिन कर लो बस आप, क्या यहाँ पे कान है, आवाज इससे निकला, तो पहला वाला ये लेयर, फिर से समझिए दोबारा बहुत ध्यान से, ये आपका साउंड बॉक्स है, मान लीजिए कि ये ऑन है, सिंपल सी बात है। तो ये आवाज अपना निकाल रहा है, यानी कि आवाज मतलब एक एनर्जी, साउंड क्या है? एक एनर्जी है। तो वो अपना एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? सबसे पहला पहले वाले लेयर को करेगा। अब पहला वाला लेयर जैसे ही एनर्जी को प्राप्त करेगा, ये तुरंत अगले वाले को धक्का मारेगा कि भैया हमको एनर्जी मिल गया, हम तुमको दे रहे हैं, तुम अगले वाले को धक्का मारो। फिर वो बोलेगा तुम अगले वाले धक्का मारो। ऐसे करते हमारा एनर्जी क्या हो रहा है? एक तरीके से लेयर बाय लेयर ट्रांसफर हो रहा है, और अल्टीमेटली यहाँ पे आपका क्या है? कान है, आपके कानों तक आवाज सुनाई दे देगा। तो होता क्या है एक्चुअली में होता ये है कि ये वाला लेयर इसको धक्का मारेगा, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि लेयर अगले वाले को धक्का मार के दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये भले ही ये लेयर इसको धक्का मारेगा, लेकिन दोबारा घूम फिर के ये अपने ही पोजीशन पे
वापस आ जाएगा, ये अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करेगा। यानी कि हम ऐसे हैं, एक पैर आगे करेंगे, ऐसे हो गए, फिर दोबारा अपने पोजीशन पे आ गए, फिर आगे गए, फिर ऐसे जगह पे आ गए, केवल एक पैर आगे करेंगे, दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। तो वो यही करता है। पहला लेयर क्या करेगा, ऐसे जाएगा, दूसरे वाले को धक्का मार देगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर अगला वाला अगले वाले के साथ यही काम करेगा, फिर उसके साथ काम करेगा। तो ऐसे होते होते आपका साउंड एनर्जी आपके कानों तक पहुंच जाता है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। फिर ये वाला लेयर इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, और ये भी धक्का मार के अपने पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आवाज हमारे कानों तक पहुंचता है। कोई डाउट नहीं इसमें। तो पहला बात जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना था, वो आपने ये चीज समझ लिया। ठीक है, और ये एक्चुअली में होता कैसे है ना, बताते हैं आपको। लेयर बाय लेयर हमारा यहाँ पे बना हुआ है पूरा, ये उसको धक्का मार रहा है, ये उसको धक्का मार रहा है। एक्चुअली में ना ये इस तरीके से होता है, देखना ध्यान से, ऐसे होता है। यानी कि आपने वेव देखा ना, कल हमने एग्जांपल दिया था आपको तालाब वाला, उसमें वेव इस तरीके से उठता है, यानी कि ऐसा कुछ उठता है। वही फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो पहला वाला लेयर धक्का मारा, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये वाला इसको धक्का मारेगा, फिर अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या बन जाता है, एक वेव का क्रिएशन यहाँ पे हो जाता है। और ऐसे ही करते करते आपको हर लेयर दूसरे को धक्का मारता है, करते करते आपके कानों तक आवाज पहुंच जाता है। तो पहला वाला मैकेनिज्म समझ में आ गया क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप, ये आपका सबसे फर्स्ट चीज है जो कि आपको समझना था। पहला डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हवा में, एक बार दोबारा इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप बता सके किसी के सामने। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आखिर एयर में हमारा साउंड ट्रैवल कैसे करता है, तो एकदम लाइन बाय लाइन उसको बताइए, एकदम स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, उनको भी समझ में आ जाए, यानी कि बच्चा को भी समझ में आ जाए। पहला आप ये बताइएगा कि जब भी, ऐसे बताना सिंपल सा, कि हमारा जो ये पूरा एटमॉस्फेयर है ना, वो एयर का तरीके से लेयर बना हुआ है, एकदम थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ मिलियंस लेयर हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। मतलब कि पूरा लेयर आपका भरा हुआ है, जो कि आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हर जगह पे क्या एक लेयर है। पहला चीज ये बताइएगा। दूसरा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वो अपने आगे वाले लेयर को डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि अपना साउंड एनर्जी को अपना ट्रांसफर कर देगा। फिर ये अपने पास कभी नहीं रखेगा इसको, फिर ये अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो अगले वाले को ट्रांसफर करेगा। ऐसे करते 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 अल्टीमेटली साउंड एनर्जी आपके कानों तक पहुंच जाता है और आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर लेता है, यानी कि समझ लेता है उसको। तो इस तरीके से हमारा चलता है। लेकिन ये जो वेव हमारा एक, मतलब कि लेयर ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है, यानी कि ऐसे चलते 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 एनर्जी ट्रांसफर करता जाता है, दूसरे को करता जाता है। कोई डाउट इसमें? इस तरीके से आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका डाउट, हाँ, हमने यहाँ तक आपको बता के फिर पॉज किया था। अब जो आपने समझा है ना, अब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं वेव। हालांकि आज भी हम आपको वेव के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि वेव के बारे में अभी आपको समझना कम है। आने वाले क्लास में चिंता मत करिए, इसके ऊपर हमारा पूरा लंबा क्लास होने वाला है कि आखिर वेव होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब चीज हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हालांकि वेव के बारे में हमने कल आपको बताया था। सिंपल सा वेव का मतलब अभी तक फिलहाल आप क्या समझो, कुछ इस तरीके का मूवमेंट, बस इस तरीके का मूवमेंट हमारा पानी में भी होता है। अब भैया आपने देख लिया कि एयर में भी होता है, जब साउंड ट्रैवल करता है तो इस तरीके का चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं वेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस, याद रखिएगा, वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। इसको समझाएंगे भी दोबारा। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट एडजेसेंट पार्टिकल्स इनटू मोशन। यानी कि वेव सिंपली हमारा क्या एक डिस्टर्बेंस है। इसको ना आप सिंपली ऐसे समझिए। कल हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक तालाब है, तालाब का पानी बिल्कुल शांत है। क्या तालाब के पानी में जरा सा भी हलचल है? बिल्कुल नहीं है। आपने क्या किया था, एक पत्थर उठा के तालाब के बिल्कुल बीचों बीच आपने फेंक दिया था, तो बताओ तालाब के पानी में क्या क्रिएट हो गया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। यानी कि पानी डिस्टर्ब हो गया एक तरीके से। पहले शांत था, अब डिस्टर्ब हो गया। लेकिन वो डिस्टर्बेंस आपको दिखता किस रूप में? वेव के रूप में दिखता, कुछ इस प्रकार का। आप इमेजिन कीजिए, दोबारा तालाब है, बिल्कुल पानी शांत है, उसमें आपने एक पत्थर उठाया और ऐसे जोर से मार दिया,
तो वहां पे जो पानी में हलचल हुआ वो एक तरीके से वेव के रूप में आपको दिखता है। तो वेव सिंपली हमारा क्या है, डिस्टरबेंस है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, लेकिन आगे बढ़ते हैं। दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम। अच्छा, वेव यदि क्रिएट हो रहा है तो किसी ना किसी मीडियम में क्रिएट होगा। जैसे आपने पानी में पत्थर मारा तो उसमें एक वेव क्रिएट हो गया, लेकिन वेव क्रिएट होने के लिए वहां पे मीडियम क्या था? पानी, वाटर। हमने अभी एग्जांपल दिया था कि आप मेरे आवाजों को इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारा मीडियम क्या है? एयर। तो कभी भी वेव जो बनेगा वो किसी ना किसी मीडियम में ही बनेगा। क्या बिना मीडियम का वेव पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब हमारे आसपास कुछ है रहेगा ही नहीं, हवा पानी कुछ भी नहीं रहेगा, तो वेव का क्रिएट होगा? कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो मतलब वही बात यहां पे कहा गया कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस। ये हमारा सिंपली एक डिस्टर्बेंस है, कुछ इस प्रकार का मूवमेंट है बस। ठीक है, मूव्स थ्रू अ मीडियम, जो कहां पे आपको देखने को मिलेगा? एक मीडियम में ही देखने को मिल सकता है। वो मीडियम से आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। When the particles of the medium set adjacent particles into motion, adjacent का मतलब होता है पड़ोसी वाला, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी यहाँ पे आपने एग्जांपल दिया था एयर वाला। हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, तो हर लेयर आपस में क्या है? एडजेसेंट है, यानी कि पड़ोसी वाला सब है। एक के बगल में एक, एक बगल में एक है। तो पहला वाला लेयर दूसरे वाले लेयर को मोशन में ला दिया, डिस्टर्ब कर दिया, वो उसको डिस्टर्ब किया, वो उसको डिस्टर्ब किया। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया? एक वेव बन गया। ये इसको धक्का मारा, ये इसको धक्का मारा, ये इसको धक्का मारा, एक तरीके से वेव का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल सी बात है। तो क्या अब आपको वेव समझ में आ गया क्या होता है? तो वेव सिंपल सा हमारा एक डिस्टरबेंस है जो कि किसी न किसी मीडियम में ही आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट नहीं इसमें। और वेव जब भी क्रिएट होगा तो पहला वाला लेयर दूसरे को धक्का मारेगा, फिर ये उसको धक्का मारेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट समझा जाए कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स बट द डिस्टरबेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। डिस्टरबेंस का मतलब फिर से हम बता देना चाहते हैं क्या? वेव का बात कर रहा है ये, सिंपल सा। और वेव हम जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके माइंड के अंदर ना केवल एक प्रकार का डिजाइन आना चाहिए, कुछ इस प्रकार का। वेव बोले तो इस प्रकार का आप समझ जाइए। ठीक है, तो यही बात यहां पे कहा गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स। अच्छा, हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, मीडियम क्या है? एयर, लेयर बना हुआ है। तो क्या इस यानी कि जो एयर हमारा एयर है, और एयर बेसिकली पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, क्या पार्टिकल मूव कर रहा है क्या एक जगह से दूसरी जगह पे? नहीं, पार्टिकल तो अपने ही जगह पर है, बस वो दूसरे सामने वाले को धक्का मार के दोबारा अपने पोजीशन पे आ जा रहा है। यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है, वो अपने पोजीशन पे है, तो बस थोड़ा सा आगे वाले को बोल दे रहा है, धक्का मार दे रहा है कि हाँ भैया आगे बढ़ो अब तुम, ये दोबारा अपने पोजीशन पे आ जा रहा है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यहाँ पे मीडियम हमारा क्या था? एयर। तो एयर में क्या होंगे? पार्टिकल होंगे। ये पार्टिकल कभी मूव नहीं करता है, अपने से मूव करेगा नहीं, लेकिन मूव करता क्या है? मूव केवल आपका करता है डिस्टरबेंस, यानी कि वेव। जैसे हमने अभी कुछ बोला आपको, तो मेरे माउथ के पास जो पार्टिकल है, क्या वो पार्टिकल मेरे आवाजों को लेकर आपके कान तक गया क्या? नहीं। कौन लेके गया? फिर वेव लेकर गया। वो जो एक प्रकार का इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, वही साउंड को लेकर आपके कानों तक पहुंचता है, लेकिन पार्टिकल अपने जगह पर रहता है, वो कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो वही बात इसमें कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आ जाइए आप। जैसे ये वाला एग्जांपल आप दोबारा ले लीजिए। ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, और ये हमारा थर्ड लेयर, ये सब पार्टिकल से मिलके बने होंगे लेयर। सिंपल सी बात है। तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा। आप बोलेंगे कि सर ये पार्टिकल अपना साउंड एनर्जी लेके जाएगा और हमारे कानों तक पहुंचा देगा, कभी नहीं होगा। पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करता है, केवल आपका मूव करेगा तो डिस्टरबेंस मूव करेगा, यानी कि ये वाला वेव मूव करता है। ठीक है, तभी आपके कानों तक आवाज पहुंच पाता है। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव क्या होता है जरा देखा जाए। साउंड वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। कहने का सिंपल सा मतलब यही है, आप इसको ऐसे समझिए। हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम दोनों के बीच में क्या है कि मीडियम है। मीडियम हमारा एयर है। तो इस एयर में जो हमारा वेव क्रिएट हुआ, यही हमारा वेव क्या कहलाएगा? मैकेनिकल वेव कहलाएगा। एक बार आप दोबारा पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। साउंड वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हम बोल रहे हैं पहला वाला जो एयर का लेयर है वो पार्टिकल किस में आ गया?
मोशन में आ गया। मोशन में आने का मतलब सामने वाले को धक्का मार दिया, फिर दोबारा अपने पोजीशन पे आ गया। तो ये जो अगले वाले को धक्का मारा, एक तरीके से फिर अगला वाला उसको धक्का मारेगा, पूरा उसको धक्का मारेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक वेव हमारा बन जाएगा। और यही हमारा वेव क्या कहलाएगा, मैकेनिकल वेव कहलाएगा। सिंपल से यदि आपको मैकेनिकल वेव समझ में, मान लीजिए कि यदि कोई पूछ दे और आपको याद ना रहे, तो मैकेनिकल वेव का सिंपल सा मतलब बताइएगा कि एयर में जो हमारा वेव क्रिएट हो गया साउंड को ले जाने के लिए यहाँ से आपके कानों तक, वही वेव हमारा मैकेनिकल वेव कहलाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसका मतलब क्या हुआ, चल इसको आप ऐसे समझिए, क्या बिना किसी मीडियम का वेव क्रिएट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। वेव क्रिएट होना है यानी कि कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनना है तो कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, चाहे वो मीडियम एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर आपका सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन वेव हमेशा हमारा किस में बनेगा, किसी न किसी मीडियम में ही बनेगा, तभी वो वेव आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। तो वेव के लिए क्या जरूरी है, मीडियम जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ तक हम लोगों ने जो समझा वो बहुत ही बेसिक चीज था। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एडवांस, जो कि दूसरे वाला डायग्राम को हम लोग समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। चल, क्या लिखा हुआ है उस पर आने से पहले ना थोड़ा सा आपको हम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देना चाहेंगे। आपने देखा होगा शादी ब्याह में बहुत जोर जोर से डीजे साउंड बॉक्स जैसे बजता है, बहुत जोर से, और ये पूरा का पूरा हमारा इन्वायरमेंट क्या है, एयर से भरा हुआ है, लेयर हमारा है। तो जो बाज यानी कि जो साउंड बॉक्स का वाइब्रेशन जहां पे वो हो रहा होता है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे यही वाला ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग यही समझ लेते हैं। जैसे यदि ये साउंड बॉक्स है तो यहाँ पे ना एक लेयर होता है, लेयर मतलब एक परत होता है, जिसको आपने अक्सर देखा होगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते हुए, बहुत तेजी से नहीं, मतलब ज्यादा दूर नहीं, हल्का फुल्का इस तरीके से। जब साउंड बॉक्स बहुत तेजी से बजता है तो वो मेम्ब्रेन जो होता है, झिल्ली जो कि ब्लैक कलर का अक्सर होता है, वो कुछ इस प्रकार का करता है। या फिर आप चुंबक में भी देखे होंगे, गाड़ी का जो हॉर्न रहता है उस चुंबक के आगे ना एक लेयर रहता है, काला रंग का परत। तो जब भी उसमें आप साउंड बजाते हो तो वो परत कैसे करता है, हिलता है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और ये साउंड दोनों तरफ निकालेगा, इधर भी निकालेगा तो पीछे भी निकालेगा। क्या सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब एक्चुअली में ये काम कैसे करता है ना, आप इसको ऐसे समझिए, क्या वो जो साउंड बॉक्स का मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन मतलब वो जो झिल्ली रहता है काला कलर का, क्या वो केवल आगे ही मूव करता है क्या? नहीं, पीछे भी आता है, आगे पीछे, हालांकि इतना नहीं करता, वो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। थोड़ा सा करेगा इसे, थोड़ा सा करता है, जहां पे आपका मेन साउंड बॉक्स रहता है उसी के थोड़ा सा आगे पीछे करता है। लेने की वाइब्रेशन आगे की ओर भी होता है और पीछे की ओर भी होता है वाइब्रेशन। तो एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, एकदम माहौल हमारा बिल्कुल अभी शांत था, एयर का पार्टिकल बिल्कुल शांत है, अचानक आपने उधर की ओर साउंड बॉक्स करके बाजा बजा दिया, तो बताओ आगे वाला पार्टिकल अचानक मूव करेगा कि नहीं, हलचल करेगा कि नहीं? तो जब अचानक आप साउंड बॉक्स बजा दिए तो जो लेयर हमारा था उस तरीके से उसमें जितने भी पार्टिकल थे सब आपस में क्या हो गए होंगे, चिपक गए होंगे, क्योंकि आपने अचानक धक्का मार दिया। एग्जाम्पल इसको समझने के लिए आप ऐसे लो, जब आप ट्रेन पे चलते हैं या फिर आप बस पे चलते हैं, सीट नहीं रहता तो आप खड़े रहते हैं, अचानक यदि बस वाला ब्रेक मारता है तो सभी आदमी आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अचानक ब्रेक मारता है तब, लेकिन धीरे धीरे ब्रेक मारता है तो क्या कुछ होता है, नहीं होता। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि आप अचानक साउंड बॉक्स को बजा देते हैं तो आगे वाला जो एयर होता है वो आपस में क्या हो जाता है, सब आपस में चिपक जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये जो आपस में आप देख रहे हैं घना वाला एरिया, इसमें क्या हुआ है, आपका सारा एयर का पार्टिकल आपस में चिपक गया, यानी कि कॉम्प्रेस हो गया है। वही कॉम्प्रेस से वर्ड बन गया हमारा कॉम्प्रेशन। अब एक्चुअली में होता क्या है ये जरा देख लीजिए। कॉम्प्रेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ये होता क्या देख लेते हैं, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, तो वो साउंड बॉक्स हमारा क्या एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही तो है, तो जब वो आगे की ओर मूव करेगा, अच्छा आगे की ओर मूव करने का मतलब क्या, ये साउंड बॉक्स आगे मूव कर रहा है ना, नहीं, इसका जो झिल्ली होता है, जो मेम्ब्रेन है, वो आगे पीछे जो करता है, वो आगे जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसके आगे जो एयर रहता है उसको ये क्या कर देता है, पुश करता है, और इतने तेजी से करता है कि सारा एयर का पार्टिकल आपस में
टकरा जाता है, एक तरीके से वहां पे बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाता है वहां पे एयर के पार्टिकल का। ठीक है, आगे क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब हो गया कि जब यहाँ पे हमारा बहुत सारा एयर का पार्टिकल आपस में इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे कैसा प्रेशर दिख रहा है आपको, हाई दिख रहा है। हाई प्रेशर का सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारा पार्टिकल वहां पे जमा हो गया, कोई दिक्कत इसमें, एयर का पार्टिकल जमा हो गया। दिस रीजन इज कॉल्ड अ कंप्रेशन, और इसी रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, कंप्रेशन कह देते हैं। तो ये जो आपको बहुत ही घना वाला जगह दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। तो यदि आपसे कोई बोले कि बताओ रीजन ऑफ कंप्रेशन हमारा कब क्रिएट होता है, तो आप सिंपल से बताइए कि रीजन ऑफ कंप्रेशन हमारा तब क्रिएट होता है जब हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अचानक बहुत तेजी से फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जब मूव करता है तो आगे जो हमारा एयर का पार्टिकल उसको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता है, और जब अचानक मूव करता है, वाइब्रेट करता है, तो सारे एयर के पार्टिकल आपस में कॉम्प्रेस हो जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं पूरी तरीके से। उसी को हम लोग कहते हैं, उसी रीजन को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन। लेकिन क्या हमेशा वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आपका आगे की ओर ही मूव करता है क्या? एक समय पीछे भी आता है। तो जब वो पीछे की ओर आया तो आगे वाले पार्टिकल को क्या हो गया, संभलने का मौका मिल गया। मौका मिल गया इसका मतलब है कि जो पहले आपस में चिपक गया था वो अपने आप थोड़ा सा फैल जाएगा। फैलने का सिंपल सा मतलब है कि वो थोड़ा सा संभल जाएगा। लेकिन जब दोबारा आगे आएगा दोबारा चिपक जाएगा, दोबारा ये पीछे आएगा, फिर इसको संभलने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चलता रहता है, बनता रहता है इस प्रकार का। अब अगला आपका क्या है, रेयरफैक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब ये होता क्या है, देखो, when a vibrating object moves backwards it creates a region of low pressure, this region is called a rarefaction। तो हमने वही कहा था कि जब एक बार मेम्ब्रेन हमारा आगे गया है तो एक बार पीछे भी आएगा, तो जब पीछे आएगा तो आगे वाले को संभलने का मौका मिल जाएगा। मौका मिल गया इसका मतलब कि सब आपस में दूर दूर भाग गए, पार्टिकल जो पहले इकट्ठा हो गया था सब दूर दूर भाग गए। तो जो दूर पार्टिकल हमारे भाग गए हैं उसको हम लोग कह देते हैं रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। तो जो पार्टिकल आपस में पहले जमा हो गया था वो अब उसको समझने का मौका मिल गया, क्योंकि मेम्ब्रेन किधर चला गया है, पीछे चला गया है, पीछे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये हो गया। फिर दोबारा जब वो आगे आएगा तो दोबारा कौन सा मीडियम फिर क्रिएट होगा, कॉम्प्रेशन, दोबारा आ जाएगा, फिर हमारा ये कॉम्प्रेशन, फिर इसको समझने का मौका मिलेगा, फिर रीजन ऑफ रेयरफैक्शन बनेगा। यानी कि हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहता है, जिसके वजह से लगातार रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन बनता रहता है। और इसी तरीके से हमारा मीडियम क्रिएट होता है और आपके कानों तक आवाज पहुंचता है। तो याद रखिएगा, आपके कानों तक जो आवाज पहुंचता है उसके पहले हमारे कानों में आवाज पहुंचने से पहले दो रीजन क्रिएट होता है। रीजन ऑफ कंप्रेशन, जहां पे एयर के पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा पैक हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, और जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की ओर मूव करता है तो उसको संभलने का मौका मिल जाता है। तो वहां पर रीजन हमारा कैसे क्रिएट हो गया, रेयरफैक्शन वाला हो गया, क्योंकि पार्टिकल आपस में फैल गए हैं, संभलने का मौका मिल गया। लेकिन जब दोबारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो फिर से दोबारा चिपक जाएगा, दोबारा हमारा रीजन ऑफ कंप्रेशन क्रिएट होगा। फिर जब ये पीछे आएगा तो आगे वाले को संभलने का मौका मिल जाएगा, तो फिर दोबारा क्या हो गया, हमारा रीजन ऑफ रेयरफैक्शन हो गया। इस तरीके से हमारा चलता रहता है। तो इस वाले डायग्राम में आपने क्या समझा था कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। इस वाले डायग्राम में आपने देख लिया कि रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन क्या होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो, इस तरीके से आपने दोनों डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया, और इतना यदि आपको समझ में आ गया ना तो आपका मतलब मेरा ये दावा है कि एग्जाम में आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन लिखने से पहले एक बार इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखा जाए, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, कंप्रेशन जो होता है वो कैसा रीजन है, हाई प्रेशर वाला है। हाई प्रेशर का मतलब सिंपल सा आप समझिए कि जहां पे पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो कंप्रेशन जो है रीजन है किसका, हाई प्रेशर का, यानी कि कंप्रेशन जहां पे होता है वहां पे हाई प्रेशर आपको दिखता है, पहला बात। एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये आपका एरिया रेयरफैक्शन है जहां पे पार्टिकल देखो कितना फैला फैला हुआ है। तो ये प्रेशर लो हुआ या हाई हुआ, लो हुआ, ये वाला हाई हो गया, फिर ये हमारा लो हो गया। तो कहने का मतलब जहां पे रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है वो हमारा हाई प्रेशर होता है, और जहां पे रीजन ऑफ कंप्रेशन सॉरी रेयरफैक्शन रहता है वो हमारा लो प्रेशर वाला एरिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रेशर इज रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया देख लेते हैं पहले। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब समझाते हैं। यहां पे कहा गया है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा,
पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। जैसे यहां पे हमारा पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो बताओ यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या होगा, हाई रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल बहुत कम है तो प्रेशर लो रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज्यादा तो प्रेशर हाई रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल बहुत कम है तो प्रेशर बहुत लो रहेगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल कम है तो प्रेशर भी कम है। इसी प्रकार इसमें और इसमें कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा यहाँ पे ना वर्ड इस्तेमाल हुआ वॉल्यूम, हालांकि मैथ में वॉल्यूम का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब है दूरी, दूरी सिंपल। बताइए यहां से यहां पर कौन सा रीजन है, कंप्रेशन, फिर यहां से यहां रेयरफैक्शन, फिर यहां से यहां कंप्रेशन और फिर यहां से यहां सिंपल सी आर। तो एक खास दूरी में, पर्टिकुलर दूरी में रीजन ऑफ कंप्रेशन कितना है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कितना है, मैंने कि वो सब डिपेंड किस पे करता है, आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है। जहां पे प्रेशर ज्यादा समझ जाएगा पार्टिकल वहां पे एयर के ज्यादा होंगे, जहां पे प्रेशर कम समझ जाएगा कि वहां पे पार्टिकल कम होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। तो वॉल्यूम का मतलब क्या समझा आपने, वो मैथ वाला वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और है, ये दूरी सिंपल सी, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहा गया। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर, सिमिलरली लेस डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स लो प्रेशर। डेंसिटी एक वहां पे वर्ड इस्तेमाल हो गया। अब आपके लिए डेंसिटी वर्ड बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि आपने डेंसिटी का मतलब समझ रखा है ग्रेविटेशन चैप्टर में। डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है घनापन। घनापन का मतलब होता है कि कितना ज्यादा आपस में चिपका हुआ है सब। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे इस एक हाथ में 1 kg का पत्थर है और इस हाथ में 1 kg का रुई है, दोनों 1 kg ही है, लेकिन ज्यादा देखने में आपको क्या लगेगा, रुई, और कम देखने में क्या लगेगा, पत्थर। तो यहाँ पे डेंसिटी का सिंपल सा मतलब हो गया दोनों तो 1 kg ही है, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg, लेकिन ये रुई 1 kg आप लोगों ने इतना हो जाएगा, लेकिन ये पत्थर इतना सा छोटा सा होगा 1 kg का। तो यहाँ पे बताओ ज्यादा घनापन किस में हुआ, पत्थर में हुआ। पत्थर के पार्टिकल आपस में इतने टाइटली पैक हैं कि छोटा सा ही दिखने में लग रहा है लेकिन 1 kg का है। तो डेंसिटी का मतलब कितना घनापन उसमें है। तो यहाँ पे देखो घनापन कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे घनापन ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे घनापन कम है तो डेंसिटी हमारा कम है। यहाँ पे घनापन हमारा ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे घनापन कम है तो डेंसिटी भी कम है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि द मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर। तो यहाँ पे जो आपको डेंसिटी देख रहा है, ये डेंसिटी क्या है, हमारा ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल इसमें टाइटली पैक है। बताइए जब डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल भाई, प्रेशर जहां पे ज्यादा होता है, इसमें हमारा डेंसिटी कम है तो इसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अभी तुरंत आपने पढ़ा भी था कि जो रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है वो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन हमारा लो प्रेशर होता है। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर भी ज्यादा, जहां पे डेंसिटी कम वहां पे प्रेशर भी कम, सिंपल सी बात है। वही इस लास्ट वाले पॉइंट में कहा गया था। तो आज के क्लास में आपने क्या समझा है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, और हर पॉइंट को आप एकदम डीपली डिस्कस कीजिएगा अपने नोट्स में, और लास्ट में वो 2 डायग्राम कंपलसरी बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा समझने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए आज आपने क्या समझा थोड़ा सा इसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, ताकि हमारा एक तरीके से रिविजन भी हो जाए। सबसे पहला बात कि मीडियम हमारा वो होता है जिससे हमारा साउंड ट्रेवल कर जाए, और मीडियम 3 हमारा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सिंपल सी बात है, मतलब जिस चीज से हमारा साउंड ट्रेवल हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वही हमारा मीडियम है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या था, वेव। वेव कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारा एक डिस्टर्बेंस जो कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। अभी फिलहाल आप यही समझो वेव के बारे में, क्योंकि वेव के आने वाले क्लास में हम लोग को इसको डीपली जानने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मैकेनिकल वेव है। सिंपल सा मैकेनिकल वेव का मतलब जो हवा में वेव है वही आप समझ लो, इसमें ज्यादा कुछ अपना दिमाग मत लगाना। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, एक बात है इसमें और, जब सोच समझ के जवाब दीजिएगा, हालांकि क्लास में अभी तुरंत आपने जवाब दिया भी था। क्या वेव बिना किसी मीडियम का क्रिएट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। यदि वेव क्रिएट होना है, यानी किस प्रकार का यदि सिचुएशन क्रिएट होना है, तो उसके लिए या तो सॉलिड हो सकता है मीडियम, या तो लिक्विड, या तो गैस, लेकिन मीडियम होना कंपलसरी है वेव के लिए। ठीक है, उसके बाद था हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट
अचानक से आगे की ओर मूव करता है तो सारे पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, रीजन ऑफ कंप्रेशन में दो तीन चीजों को अपने आप समाये हुए हैं, समेटे हुए हैं। पहला ये कि रीजन ऑफ कंप्रेशन मतलब जहां पे पार्टिकल ज्यादा होगा, पहला बात। रीजन ऑफ कंप्रेशन मतलब जहां पे हाई प्रेशर होगा। रीजन ऑफ कंप्रेशन मतलब जहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो रीजन ऑफ कंप्रेशन अपने आप में तीन चीज समेटे हुए हैं। वही चीज रीजन ऑफ रेयरफेक्शन में उल्टा हो जाएगा। रीजन ऑफ रेयरफेक्शन मतलब जहां पे एयर का पार्टिकल बहुत ही कम होगा और जहां पे प्रेशर भी हमारा कम होगा और जहां पे डेंसिटी भी हमारा कम होगा। बस वही बात तो आपने आज सीखा है, क्या इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, एक बात और कि प्रेशर किस चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। जैसे रीजन ऑफ कंप्रेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एयर के बहुत ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा है। रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स कम है तो प्रेशर भी कम है, सिंपल। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज का क्लास क्या, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है, ये दोनों डायग्राम से आपने समझ लिया। आपके कानों तक आवाज कैसे आता है अब समझ गए आप, कोई डाउट होगा इसमें? चलिए, और नल बोले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। आने वाले क्लास में, कल हम लोग अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और नए टॉपिक को और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहीं भी डाउट रहे तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।